Hello everyone. Today we will discuss about the new chapter that is gravitation. जो आपके फिजिक्स का चैप्टर है. So पहला वर्ड ही यही आता है कि what is gravitation. ग्रेविटी भी आपने स्टडी किया है. तो ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपका? ये क्या है आपका? अट्रैक्टिव फोर्स है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में. यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. और जैसे सपोज करो बिटवीन सन एंड अर्थ हमारे पास टेबल और चेयर है, इनके बीच में भी कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है. दैट फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर? तो यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, उनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड इसकी नेचर कैसे होती है? अट्रैक्टिव. मींस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. अब इसी के साथ ही एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटी. ये क्या होता है? ग्रेविटी क्या है? ये भी एक टाइप का क्या है? फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स. अभी हम कर रहे थे ये किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में था, बट ग्रेविटी जो फोर्स अप्लाई करती है वो किसके बीच में होता है? बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट. कि सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट ली मैंने, अपवर्ड या डाउनवर्ड मैंने फॉल करवाई, नीचे की तरफ कैसे आती है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन कब चेंज करेगा? जैसे ही फोर्स लगा रहे हो. तो जैसे ये चौक को ऊपर थ्रो किया मैंने तो डाउनवर्ड कैसे आएगा? कि अर्थ ने उसको अपनी तरफ खींचा है, दैट मीन्स वो फोर्स लग रहा है. तो अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटी. ये भी क्या है? अट्रैक्टिव ही नेचर होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कुछ ना कुछ फोर्स लगा के. सो अब जो है हम डिराइव करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कितना अप्लाई होगा. सो देखो जस्ट ये है कि ग्रेविटेशन क्या होगा बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, एंड ग्रेविटी क्या होगा? अर्थ और किसी और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटी. तो अब आता है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स. सो मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिए जिनका मास क्या है? m1 एंड m2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज r डिस्टेंस पे ये प्रेजेंट है. तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. अमाउंट कितनी लगती है? अट्रैक्टिव नेचर है. तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या कहता है? आप इसको ये भी बोल सकते हो, न्यूटन्स का लॉ है ये, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या कहा था न्यूटन्स ने? कि जो फोर्स अप्लाई होगा, अब आपको पता है दो ऑब्जेक्ट रखी हैं, इनके बीच में फोर्स अप्लाई होगा, अट्रैक्टिव नेचर है, तो फोर्स कितना अप्लाई होगा? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. मासेस कितने हैं? 2. प्रोडक्ट क्या होगी? m1 इंटू m2. ये फर्स्ट इक्वेशन. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. डिस्टेंस क्या है आपकी? r. तो 1/r². अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके राइट करूं तो क्या लिख सकते हो? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r². अब आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल रिमूव करते हो तो एक कांस्टेंट आता है, तो हम राइट कर सकते हैं F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r². हेयर G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. G को क्या नाम दोगे? G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. एंड अब इसी से ही हम इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, एंड डायमेंशन फॉर्मूला. तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी? F r² डिवाइड बाई m1 इंटू m2. अगर आपको यूनिट फाइंड करनी है तो कैसे निकालोगे? फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन. डिस्टेंस की क्या होगी? मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर. मासेस को किस में मेजर करते हो? किलोग्राम में. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर. अपवर्ड लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा? पर किलोग्राम स्क्वायर. दैट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. डायमेंशन फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हो. कैसे करोगे? फोर्स का क्या होता है आपका? mlt-2. डिस्टेंस इज l² एंड मास इज m². तो देखो अपवर्ड जाएगा, यहाँ पावर 1 है, 1 - 2 क्या रह जाएगा? m-1 l³ एंड t-2. l³ क्यों हुआ? देखो बेस सेम है, यहाँ पावर 1 है. इफ बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी आपकी? ऐड हो जाएगी. तो ये क्या आ गया हमारे पास?
डायमेंशन फॉर्मूला। ये क्या थी हमारे पास, यूनिट। ये किस में फाइंड की हमने, एसआई यूनिट। आप सीजीएस में भी फाइंड कर सकते हो। सीजीएस में क्या होगा, फोर्स न्यूटन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, डाइन में डिस्टेंस सेंटीमीटर से मीटर से सेंटीमीटर, एंड ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम्स की। तो ये आपकी हो जाएंगी यूनिट इन एसआई एंड सीजीएस। ये आपका क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला। अब ये तो हमने फाइंड किया कि स्केलर फॉर्म में जस्ट क्या था, फोर्स डायरेक्टली वेरी कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसी को ही हम वेक्टर फॉर्म में फाइंड करेंगे। इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वही दो मासेस लिए हमने m1 एंड m2। अब आपको पता है कि दोनों का अट्रैक्टिव नेचर है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। m1 फोर्स किस पे अप्लाई करेगा, m2 पे, m2 किस पे अप्लाई करेगा, m1 पे। तो मैंने यहाँ राइट किया F12 एंड F21। ये F12 क्या होता है, फोर्स ऑन वन फर्स्ट पार्टिकल पे ड्यू टू सेकेंड, एंड F21 इज फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। अब यहाँ पे आप यूनिट वेक्टर भी राइट कर सकते हो। यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा होगा, कोई भी सिंपल लिखते हो आर कैप से दिखाते हो। यूनिट वेक्टर आपको क्या बताता है, डायरेक्शन को शो करता है। तो मैंने यहाँ राइट कर दिया 1 to 2 जा रहा है, दैट इज यूनिट वेक्टर R12। 2 से 1 जो आएगा दैट इज R21। ये यूनिट वेक्टर से आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ये सिंपल हम करते हैं R वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। ये था आपका यूनिट वेक्टर। तो जस्ट हम वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो फोर्स F12 क्या शो कर रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, एंड दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। जस्ट अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड F12 क्या आ जाएगा, अभी हमने किया G m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। तो राइट कर दें, जस्ट डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में, r कंसिडर कर लो, तो दैट मीन्स आर स्क्वेयर। अब डायरेक्शन 1, फोर्स ऑन 1 निकाल रहे हो, यूनिट वेक्टर कौन सा है, R21, 2 से कहाँ आ रहा है, 1 पे, तो ये देगा आपको डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है आपको, अपोजिट डायरेक्शन को। सिमिलरली फोर्स ऑन सेकेंड भी निकाल सकते हो ड्यू टू फर्स्ट, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा स्केलर क्वांटिटी का, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 1 से कहाँ जा रहा है, 2 पे, तो दैट मीन्स ये आपका यूनिट वेक्टर, ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अब आपको पता है R12 और R21, R21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R12। यही है कि एक पॉजिटिव, जस्ट मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, तो इससे आप क्या फाइंड करते हो, F21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12। ये क्या कह रहा है कि अगर वेक्टर फॉर्म में लेते हो, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आपका साइन क्या आ जाता है, नेगेटिव। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट क्या हो जाएगा, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इससे आप ये भी कह सकते हो कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। एंड अभी हमने किया था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, इसकी वैल्यू क्या होती है जी की, 6.67 10⁻⁻11। यूनिट आपने यहाँ फाइंड की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्या है, कहीं भी चले जाओ आप, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज ये नेचर साइज ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता कि साइज बड़ा है या छोटा है, जी की वैल्यू सेम रहेगी। ये आपने मीडियम कैसा लिया है, एयर है, ग्लास है, अगर आप मीडियम चेंज करते हो तब भी इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बिकॉज इसकी वैल्यू एट एवरी पॉइंट रिमेन्स द सेम। तो ये था हमारा ग्रेविटेशनल का कॉन्सेप्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैरेक्टरिस्टिक्स में बता सकते हो आप इसकी कि थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एंड वैल्यू क्या रहती है, अट्रैक्टिव नेचर है, एंड किसी भी मीडियम या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की क्या रहता है, ये इंडिपेंडेंट रहता है। सो नेक्स्ट आता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ, कोई भी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है, ये चौक है मैंने ऐसे थ्रो कर दिया, मीन्स इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट
जब है, जिसको अर्थ सिर्फ अपने फोर्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स लगा के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, उस टाइम जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। की फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ओनली कब, जब अर्थ उसको अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ऐसे ही आता है एक कॉन्सेप्ट वेट का। वेट क्या है, एक टाइप का फोर्स ही तो है जो हम राइट करते हैं। वेट क्या होगा, m इंटू जी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कौन अप्लाई कर रहा है, अर्थ, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। दैट मीन्स वो कहाँ जा रही है, ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द अर्थ। जो फोर्स अप्लाई होगा या F के इक्वल भी लिख सकते हैं हम वेट, दैट मीन्स एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ में किया था, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अब कोई भी ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द अर्थ या अवे फ्रॉम द अर्थ जा रही है तो ए किससे रिप्लेस हो जाएगा, आपका g से सिंपली। तो अब इसी में ही आएगा, हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। देखो, रिलेशन बिटवीन G and capital G. Here G is the gravitational acceleration and capital G is the gravitational constant. तो हमने क्या किया, ये अर्थ कंसिडर कर लिया। अर्थ को हम एग्जैक्ट में क्या कंसिडर करके चलते हैं, इट्स ए परफेक्ट स्फीयर। अप्रोक्सीमेशन का, अगर स्फीयर है तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी, जो हमने कंसिडर कर ली क्या है, r। m इज द मास ऑफ अर्थ। यहाँ पे सपोज किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, स्मॉल साइज होगा, ऑब्वियस सी बात है, अर्थ से क्या होगा, इसका साइज कम होगा, तो हमने यहाँ इसका मास मान लिया क्या है, m है। हमें इन दोनों में क्या फाइंड करना है, रिलेशन। अब दो ऑब्जेक्ट रखी हैं, आपको पता है यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, सबके बीच में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, जिसकी वैल्यू हम कर चुके हैं। F इज इक्वल्स टू क्या था, G m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। तो दो मासेस क्या हैं, कैपिटल M एंड स्मॉल m। तो m1 को m मान लो, m2 इज m। डिस्टेंस क्या है, r का स्क्वायर। अब कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ उसके ऊपर क्या लगाती है, फोर्स अप्लाई करेगी, तो फोर्स क्या अप्लाई करेगी, m इंटू जी। न्यूटन सेकेंड लॉ से राइट कर सकते हो, अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, दैट मीन्स F इज इक्वल्स टू m इंटू जी। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, यहाँ पे दोनों फोर्स की वैल्यू हैं, इक्वेट कर सकते हो। तो m g किसके इक्वल आ गया, g m m अपॉन r स्क्वायर। m से m कैंसिल आउट, तो g की वैल्यू आ गई हमारे पास g m अपॉन r स्क्वायर। दैट इज ए रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसी का ही यूज करके हम g की वैल्यू डिफरेंट प्लेसेस पे फाइंड करेंगे। ये तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट था, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या आ रहा था आपके पास, सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यही मास है, ये ऑब्जेक्ट है, कहीं और प्रेजेंट हो, तब हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो, क्या है, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स किसी हाइट पे प्रेजेंट है, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन जी। कि अर्थ से ऊपर, यहाँ सपोज करो ये अर्थ है, इससे ऊपर आप h हाइट पे चले जाते हो तो g की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो वही एक परफेक्ट स्फीयर कंसिडर करोगे जिसकी रेडियस क्या है आपके पास, r कंसिडर कर ली, मास इज m। अब आपको पता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, स्मॉल g की जी एम बाई आर स्क्वायर। अब क्या किया, ऑन एल्टीट्यूड, दैट मीन्स हम ऊपर किसी पॉइंट पे चले गए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B कंसिडर कर लिया कि h हाइट पे जा रहे हो, तो वैल्यू में यह वैल्यू क्या हो गई, जी एच। तो जस्ट राइट करेंगे हम एट ए पॉइंट, g क्या है आपके पास, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यही था, अर्थ का मास m है, रेडियस r है, डिस्टेंस जो हमने अभी डिराइव किया। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आप ये ले सकते हो, एंड सेकेंड वन जी एच मीन्स h हाइट पे हो गया, तो ये तो सेम रहेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अर्थ का मास भी m रहेगा, बट डिस्टेंस चेंज हो गई है b पॉइंट पे, r प्लस h। यस, सो क्या लिखोगे, r प्लस h का स्क्वायर, कि हमें h हाइट पे फाइंड करना है।
अब हमें क्या निकालना है कि g की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या चेंजेस होंगे वही फाइंड करना है। सपोज करो ये 5 थी, अब बाद में 10 आ गई, दैट मीन्स ट्वाइस हो गई, तो वही चीज़ हम फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग 2 by 1, तो जी एच बाई जी किसके इक्वल आ जाएगा, जी एम अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर, नीचे लेके जाओगे रिवर्स हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन में जी एम, कैंसिल आउट। अब क्या किया देखो, आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, जस्ट हमें सिंपल फॉर्म में फाइंड करना है, आर स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, कैंसिल आउट। या आप 1 अपॉन है अपवर्ड में लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव, राइट कर सकते हो। जस्ट ये मैंने किस लिए किया, कॉमन क्यों लिया, मुझे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी है। बाइनोमियल थ्योरम आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब 1 प्लस समथिंग में कोई क्वांटिटी होगी। तो जस्ट अब यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, जी एच बाई जी इज इक्वल्स टू, बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है आपकी, जो पावर्स हैं वो आगे आ जाएंगी, ऐसे ही जितनी भी वैल्यूज होंगी वो एक्स ऐड करते जाएंगे हम। सो पावर आगे आएगी तो 1 2 है, आगे -2 एच बाई आर, आगे स्क्वायर क्यूब, इस अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें जस्ट 1 वैल्यू तक लेना है, प्लस हायर पावर्स ऑफ एच, जो भी चलेंगे हम जस्ट 1 वैल्यू इसके यूज करेंगे। अब देखो एच जो हाइट है, अर्थ की रेडियस आपको पता है काफी ज्यादा है विद कंपैरिजन टू द एच, एच इज लेस देन आर, ठीक है। अब न्यूमरेटर छोटा है तो h बाई आर, एच स्क्वायर बाई आर टर्म क्या होगी, और भी स्मॉल हो जाएगी, दैट मीन्स 1 से आगे जो टर्म आएगी एच स्क्वायर बाई समथिंग आएगा, तो वो वैल्यू क्या होगी, 1 से और भी स्मॉल होगी, 0 पॉइंट समथिंग। इसीलिए हम हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देंगे उनको, ठीक है। तो रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, जी एच बाई जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बाई आर, दैट मीन्स जी एच निकालना है, g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। तो यहाँ देखोगे 1 माइनस 2h बाई आर, 1 से स्मॉल टर्म, दैट मीन्स नेगेटिव में आएगी। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम हाइट पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हो, g की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। यहाँ सपोज करो 9.8 थी, तो जैसे जैसे जितनी हाइट पे जाओगे आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये था इफेक्ट। इसके बाद हम करेंगे डेप्थ का इफेक्ट। दोनों में ही वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो पहले आप ये करोगे, इसके बेस पे न्यूमेरिकल कर सकते हो, जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, h इज द हाइट, r इज द रेडियस एंड g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये करोगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इफेक्ट ऑफ डेप्थ। सो थैंक यू।